हाय दोस्तों, मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास का नेक्स्ट जो लेसन है वो जल महत्वपूर्ण लेसन है। वाटर से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम यानी कंपटीशन प्रिपरेशन में काम आने वाला जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लेसन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में और आप सभी लोग कमेंट करें और देखें कि आवाज़ वॉइस हमारी आपको मिल रही है। तो चलते हैं हम इस सेशन में। शुरुआत करते हैं जल के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि जल एक हम लोगों का जो अमूल्य बहुमूल्य जो चीज़ है जिसके लिए जीवन बहुत ही मुश्किल है, तो इसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो जल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और यह ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। अगर हम बारिश की बात करें कि किस प्रकार से जल कहाँ जाता है, क्या करता है, तो इस प्रकार से कभी कभी हमने देखा है कि जो नदी जलप्रपात जो वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में अगर सोचने वाली बात अगर करें तो वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा के इस प्रकार के जो काम करते हैं वो सब जल में करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो पानी रहता है वो धीरे धीरे देखते ही देखते वो जल कहाँ चला जाता है। तो जल जो जाता है वो किस रूप में जाता है और कहाँ चला जाता है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो जल जो है वो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, यानी एक वाष्प बन जाता है और वाष्प बन करके ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर के यानी संघनित होकर के बादलों का जब रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम देखें कि बारिश किस प्रकार से होती है और क्या होता है, तो जो बारिश और जल दोनों का सटीक संबंध देखते हैं कि जल हमारा चला कहाँ जाता है, धरती से कैसे कहाँ चला जाता है और फिर धरती पे आता कैसे है। तो दोनों का ये जो क्रम है मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जब जल धरती से जाता है तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होकर के ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। पहले वाष्प होकर के ऊपर जाता है और फिर नीचे ठंडा होकर के आ जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको हम जल चक्र कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों एवं वायुमंडल एवं धरती के बीच जो चक्कर लगाता रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं आगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो थलशाला के समान है, यानी थलशाला के समान है। थलशाला कैसी होती है? जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थिति जो शताब्दियों यानी सालों साल पहले उपस्थित थी वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम जैसे हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। बात अगर मैं कल्पना करके देखूं कि एक जो जल है वो कहाँ से कैसे अलग अलग आ जाता है, तो एक पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज जैसे हम हरियाणा में कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जल पहले क्या हो, सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी को एक थलशाला के रूप में मानते हैं। आगे पढ़ते हैं कि जल जो है आलवड़ जल के जो मुख्य स्रोत हैं जैसे नदी, ताल, सोते हुए हिमनद एवं महासागर एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश जो नमक है सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है।
जो अलवड़ जल के जो मुख्य स्रोत हमारे कौन कौन से हैं? नदी, ताल, सोते हुए हिमनद। यानी सोते हुए हिमनद का मतलब जो जमे हुए हैं, जिसका पानी नहीं बह रहा, उस प्रकार से जो हिमनद हैं वो सोते हुए हिमनद होते हैं। अगर महासागर देखें तो महासागर एवं समुद्रों का जल कैसा होता है? वो लवड़ी होता है, जिसमें नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अब मैं जैसे जल चक्र था, इस इमेज के अनुसार हम लोग देखते हैं कि जल चक्र जो है वो इस प्रकार से कंटिन्यू रहता है। जैसे ये धरती हुई, इसमें बाष्पीकरण हुआ, बाष्पीकरण संघनित, संघनित के बाद ये ठंडा होकर ये बादल में आया और ठंडा होकर के नीचे वर्षा के रूप में बारिश हुई इसमें, और उसके बाद फिर एक प्रकार से जमीन में आ गया। तो इसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं विश्व के जो प्रमुख समुद्र एवं झीलों एवं नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, जो विश्व के प्रमुख समुद्र एवं जो झीलें नदियां हैं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, अपने भारत की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। इसमें जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो इस प्रकार से जो नदियाँ एवं समुद्र हैं, इस मैप के, इस इमेज के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं जल के वितरण की बात करते हैं। जल का वितरण जो है अपनी पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी थल की जगह जो जल है वो अपने पृथ्वी पर अधिक है, क्योंकि 3/4 भाग जो है वो जल का है और एक जो भाग हिस्सा है वो हमारा थल का है। तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसका वितरण देखें, जल का वितरण, तो जैसे महासागर है, तो महासागर में का जो जल है वो 97.3% महासागर का जल है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर 71% जल है। कितने परसेंट? 71% जो जल है वो पूरे पृथ्वी पर पाया जाता है। इसे पृथ्वी को इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर महासागर का जल हम देखें तो 97.3% है इस पृथ्वी पर। बर्फ या छत्रक की बात करें तो 0.2% है। भूमिगत जो जल है, जिसका औसत जो परसेंटेज है वो वितरण इसका जल का पृथ्वी पर 0.68 है। झीलों की अगर बात करें, झीलों का अलवड़ जल यानी मीठा जल जो है झीलों का वो 0.009% है। अगर नमकीन झीलें यानी लवणीय झीलों की बात करें तो उसका भी औसत बराबर है 0.009%। वायुमंडल में अगर बात करें तो जल का औसत जो है 0 यानी 0.0019% है, और नदियां जो हैं 0.001%। इस प्रकार से 100% जो जल का वितरण इस प्रकार से है, और सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है वो महासागरों में पाया जाता है। हम लोग अब एक फैक्ट की बात करते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितने? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी अगर हम लवणता की बात करें तो लवणता कैसे मापते हैं? तो 1000 ग्राम जल में जो लवणी होगा उसको हम एक लवणता कहेंगे, 1000 ग्राम जल से नापते हैं। और अगर महासागर की औसत लवणता की बात करें तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। तैराक है, तैराक इसमें पिलप सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तैराक जो है इसमें पिलप सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता जो है इसे सघन बना
सकती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जीवन के लिए हमें जल जो है वो अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। तो यह बहुमूल्य संसाधन भी है। इसे हम लोग उस प्रकार से प्रयोग में लाएं कि यह जो कभी बर्बाद ना हो। अब हम आगे पढ़ते हैं, महासागरीय परिसंचरण के बारे में। महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। समुद्री तट पर जब कोई बिना स्लीपर वगैरह यानी नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। अगर पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है, ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरीय की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यानी जो महासागर की गतियां हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं, जैसे तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में एवं धाराओं के रूप में जो है महासागर की जो जल है वो अपनी गति करते हैं। तो जो समुद्री तट पर जैसे नंगे पैर जब चलते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। जैसे पुलिन पर अगर बात करें तो नम बालू यानी ठंडी ठंडी जो नमी बालू होती है उसमें बहुत अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा ये है जो इससे प्रश्न भी बनता है कि 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। प्रश्न बने कि विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो 22 मार्च को मनाते हैं, और जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को याद रखें, 22 मार्च को बस विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। तरंगें क्या है? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में भूकंप की बात बताई थी तो उसी से संबंधित है कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, यानी समझते हैं इसको हम, जैसे ये हमारा समुद्र या तालाब कुछ भी मान लो, इस पर जब हमारा कोई भी एक कंकड़ या गेंद गिरती है तो इससे पानी उछाल करता है, इससे उछाल करता है, आगे आगे ये गोल गोल तरंगें दूर के रूप में बनती हैं, तो ये तरंगें होती हैं। जब समुद्र जैसे जब खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह एक दृश्य बहुत मनोरंजक होता है, क्योंकि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। समझते हैं कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें जो है वो धीरे धीरे जो तरंगें उसमें चलती रहती हैं, जो गेंद है वो उन तरंगों की सहायता से समुद्र के किनारे पर आ जाती है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगर बात करें कि समुद्र में तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है, उसमें कोई कंकड़ या गेंद तो नहीं डालता है, तो उसमें क्या है, समुद्री सतह पर जो पवन बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जितनी ही तेज पवनें बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। जितनी तेज यानी पवन चलेगी तो उतनी तेज ये तरंगें या धारा बड़ी होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सुनामी का भी नाम लेते हैं, तो इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। किसके कारण? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है, और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। जब कोई भी तरंग एक विशाल रूप ले लेती है, बहुत ऊंची जाती है, जैसे 15 मीटर तक ऊंची जाती है, तो उनको ही हम सुनामी कहते हैं। तरंगों का दूसरा रूप या नाम ही सुनामी है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर ऊंचा आया हुआ था, जो कि यह तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती थी। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था।
और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो कि दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट इतनी यानी तेज सुनामी आई थी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब चुका था। कब? 2004 में। अब हम लोग बात करते हैं कि सुनामी का जो तांडव था वो सबसे अधिक हमें कब देखने को मिला। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें आई थी, अथवा जो पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का प्रमाण थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। कहाँ था? सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। और इस भूकंप की जो तीव्रता रिक्टर पैमाने पर जो मापी गई थी वो 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट जो बर्मा प्लेट के नीचे धसी गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया था। भूकंप किसके? प्लेटों की गति को विस्थापित जब हो जाती है तो उससे भूकंप आता है। और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण जो है महासागरीय जल में सुनामी आई और इससे बहुत ही विनाश हुआ था। तो एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा था, यानी भारतीय प्लेट की जो बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आई थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था जो पूरी तरह से डूब गया था। और भी थे, जैसे भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि इससे सभी प्रभावित हुए थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सुनामी के बारे में, तरंगों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार का मतलब होता है ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता नीचे गिरना। जब यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया जल में होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना पाया जाता है। और उस प्रक्रिया को जब जल उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे हम ज्वार कहते हैं। यानी जब ऊपर उठता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, यानी नीचे आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। तो ज्वार भाटा मुझे समझ में आया। ज्वार का मतलब उठना, भाटा का मतलब गिरना। और ये इसका कारण, यानी जो जल है ऊपर उठने और नीचे गिरने का कारण क्या होता है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जब सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के निकट आ जाता है और उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। कैसा होता है? अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और यह जो प्रक्रिया है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यानी वैसे तो दिन में 2 बार आते हैं, लेकिन ये सबसे ऊंचे कब उठते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या को, जब सूर्य एवं चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों जो है एक सीध में आ जाते हैं। इससे ज्वार को बृहद ज्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बृहद ज्वार के नाम से जानते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांत में होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और ये वीडियो हम लोग पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ज्वार भाटा को अच्छे से समझते हुए चलते हैं।
कि जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। और जब सबसे ऊंचे जो ज्वार उठते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे बृहत ज्वार के नाम से जानते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांत में होता है, यानी प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था में चतुर्थ अवस्था में जब होता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो उस समय परिणाम स्वरूप अगर देखें तो निम्न ज्वार भाटा आता है, और ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार जब तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तो उस समय बृहत ज्वार होता है। और प्रथम और चतुर्थांत यानी अंतिम अवस्था में जब नीचे आ जाता है तो उस समय जो लघु ज्वार जिसे हम कहते हैं, लघु ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा, यानी निम्न ज्वार भाटा आता है। और ऐसे ज्वार को हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उच्च ज्वार नव संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार है वो नव संचालन में सहायक होता है, और ये जल स्तर को जो तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। ज्वार भाटा है, इनकी गति से जो बंदरगाह पर जो जहाज हैं वो आसानी से आ जाते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जब उच्च ज्वार होता है तो उसमें मछली पकड़ने में भी एक मदद करते हैं। और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के जो निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। यानी इसके फलस्वरूप जो मछुआरे हैं बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो मैंने अब पढ़ा एक अच्छे से ज्वार भाटा को समझा। ज्वार भाटा कब बृहत होता है, कब लघु होता है, कब निम्न होता है, और उसे कब क्या कहा जाता है, तो मैंने इसे अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं जो हैं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जलधाराएं होती हैं उनको हम लोग महासागरीय धाराएं या गर्म या ठंडी धाराएं, यानी जो धाराएं हैं वो महासागर की वो ठंडी तथा गर्म जलधाराएं हो सकती हैं। अगर देखें सामान्यतः गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अगर गर्म महासागरीय धाराओं की बात करें तो वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी ध्रुवों की ओर चलती हैं। और अगर ठंडी धाराओं की बात करें तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से कटबंधी या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित करती हैं। समझते हैं हम लोग। जो गर्म धाराएं हैं तो वो क्या करती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं उठती हैं और किधर की ओर प्रभावित होती हैं? ध्रुवों की ओर। ये हमारा जो ध्रुव है ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और आगे क्या होता है कि जब ठंडी धाराएं जो होती हैं वो विपरीत दिशा यानी ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से किस ओर चलती हैं? इधर उष्णकटिबंधी जो रेखाएं हैं उनकी तरफ ये प्रभावित होती हैं। इस प्रकार से ऊपर से ध्रुवों से नीचे की ओर जो चलती हैं उन्हें हम ठंडी जलधाराओं के नाम से जानते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, फिर समझ लेते हैं, यानी ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। और जो प्रभावित होती हैं उनको हम लैब्राडोर महासागरीय धाराएं या शीत जलधाराएं के नाम से जानते हैं या होती हैं। आगे समझते हैं कि जब गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा यानी जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? गर्म होती है। और यह जो है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं तथा गर्म जलधाराएं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं
वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। यानी जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएँ मिलती हैं तो वहाँ विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन के लिए अच्छा क्षेत्र है वो वहाँ माना जाता है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन के क्षेत्र मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्म जलधारा एवं शीत जलधाराएँ मिलती हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। यानी जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। और जहाँ पर गर्म जलधारा और शीत जलधारा मिलती है वहाँ मछली उत्पादन के लिए बहुत ही मदद और एवं सहायक होते हैं। अब हम इस इमेज में देख लेते हैं महासागरीय जो जलधारा है वो इस प्रकार से है। जैसे कि मैंने देखा जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बह रही हैं वो हमारी ठंडी जलधारा है, और जो नीचे की ओर बह रही हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं वो गर्म जलधारा है, और जो नीचे की ओर आ रही हैं वो ठंडी जलधाराओं के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये तीर के अनुसार देखें, ये नीचे की ओर आ रही तो इसे हम लेब्राडोर जलधारा कहते हैं, जो कि एक प्रशांत अटलांटिक महासागर की जलधारा है, जो कि एक कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। बात करें कि उत्तरी अटलांटिक अपवाह जो है वो ऊपर की ओर जा रही है तो ये एक गर्म जलधारा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो एक गर्म जलधारा है। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो है वो प्रशांत महासागर की ही है, गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है। अगर दूसरी बात करें जो कैनरीज जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। उत्तरी विषुवत धारा जो है वो हमारी किस प्रकार से है, इस प्रकार से जा रही है तो यह एक जो है वो गर्म जलधारा है, उत्तरी विषुवती धारा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तरी प्रशांत की जलधारा। तो अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, और उत्तरी विषुवत अगर जलधारा की बात करें तो यह एक गर्म जलधारा के नाम से है, और वो भी किसकी है, प्रशांत महासागर की। और ये क्या है, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं थी। आगे भी इस इमेज के माध्यम से हम लोग जलधाराओं को देख सकते हैं। जैसे हमने देखे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जैसे वेनेजुएला, दक्षिणी विषुवत धारा, ब्राजीलियन पश्चिमी वायु अपवाह एवं फिनलैंड की जलधारा। तो इस इमेज के अनुसार हम लोग अच्छे से समझेंगे। जिसका तीर जो ऊपर की ओर जा रहा है वो गर्म जलधारा है, जो नीचे की ओर आ रहा है वो ठंडी जलधाराओं के रूप में है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग ये लेसन को इसको कंप्लीट करेंगे जल को। तो जल में हमने पढ़ा धाराएं, जलधाराएं, और भी इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं जैसे ज्वार भाटा भी पढ़ा मैंने, इसमें महासागरीय जलधाराएं पढ़ी, जल चक्र पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो को मैं इन चीज़ों को संपन्न किया। तो इससे प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनने वाले हैं होंगे तो वो देख सकते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। सामान्यतः महासागरीय जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। तो नीचे से ऊपर की ओर गर्म धाराएं जाती हैं जो कि भूमध्य रेखा के निकट गुजरती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना जो कहलाता है वो ज्वार भाटा के नाम से कहलाता है। आज मैंने जल के बारे में पढ़ा, जल में बहुत सारी जलधाराएं वगैरह पढ़ी। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से दोस्तों का भी भला हो सके। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।